मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय नीतीश जी के दल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय केसी त्यागी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद प्रवीण दास कठेरिया जी, मंच पर उपस्थित प्रदीप यादव विधायक, समाजवादी पार्टी और बड़ी संख्या में हमारे सभी नेता, विधायक राघवेंद्र गौतम, पूर्व विधायक विनोद कक्का, गीतम पाल जी, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख प्रीति यादव, सत्येंद्र सिंह, पंकज प्रधान, सत्यभान, अशोक यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष चीनी, रामवीर वीरपाल जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पप्पू यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बाबी पूर्व प्रधान, सुरजेश सुरेश लोकदल, देवेश साग जी, मनीष यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप और बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी के नेता, मंच पर उपस्थित सभी साथी, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले जसवंत नगर विधानसभा के ताखा ब्लॉक के और आसपास के सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने सभी पुराने साथियों को देख रहा हूँ और मैं जब दाएं से लेकर के बाईं तरफ देखता हूँ, नाम जानू न जानू लेकिन चेहरों से मैं पहचान रहा हूँ कि ये सब वही लोग हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में हमारी मदद की, पहला चुनाव भी जिताया। मैं अभी जब आदरणीय साधु दद्दा को देख रहा था, जब मैं पहले चुनाव में आपसे मिला था तब भी आप ऐसे ही थे। मुझे याद है पहला चुनाव जब नेताजी ने फैसला लिया कि मुझे लड़ना है और कन्नौज लोकसभा का मैं कुछ जानता नहीं था। उस समय यहाँ विधायक महाराज सिंह यादव जी थे और पूर्व सांसद प्रदीप यादव जी, इन लोगों ने हमें क्षेत्र घुमाने का काम किया था। इस क्षेत्र की हालात कैसी थी ये हमारे सब बुजुर्ग जानते होंगे। अगर उसरा राणा भरतना से तो कैसे पहुंच पाते थे, वो सड़क उस समय की क्या हालत में थी। ये सरसई नावर वाली जो आपकी बम्बे के किनारे की जो सड़क है उसकी हालत क्या थी। एक टुकड़ा जो केवल कभी ठीक हो जाता था, कभी खराब रहता था। जब कर्री बीना से लेकर के आप उसरात आते थे और कई बार सरसई नावर होकर के दौलतपुर होकर के जाते थे तो क्या हालत थी सड़कों की। जब मैं प्रचार में जगह जगह जा रहा था तो भाषण कम दे पाते थे हम लोग, चलने में समय ज्यादा गुजरता था और कई ऐसे इलाके थे कई घंटों के बाद हम लोग वहां पहुंच पाते थे। यही हमारा एरवा कटरा और एरवा कटरा से जब कुदरकोट उधर जाते थे वो सड़क नहीं समझ में आती थी। ये सड़क के गड्ढे हैं और ये पुंजा के लोग बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि पुंजा किस इलाके में था। यहाँ बुजुर्ग, यहाँ हम लोगों ने वो समय देखा है कि इस इलाके में पानी पानी भर जाता था, गड्ढे गड्ढे रहते थे। कई गांव में जब हम लोग भरतना के आसपास पहुंचते थे तो लोग कहते थे ये पूरा नैया हर बार हमारी फसल को डुबा देती है।
जल भराव है, नुकसान होता है। बड़ी मुश्किल से जब नेताजी मुख्यमंत्री बने थे तो ये सड़कें भी बनी थी और पुरा नैया नदी को खोदने का भी काम हुआ था। यहाँ के लोग नेताजी के संघर्षों से जुड़े लोग हैं और जिस मैदान में हम लोग आज बैठे हैं, कई राजनीतिक उथल पुथल इस मैदान में देखी है, कई अच्छे समय भी देखे इस मैदान ने और कई पुराना समय कठिन वाला भी देखा है इस मैदान में। इस मैदान में नेताजी भी बोले, हम समाजवादी लोग कई बार बोल चुके हैं। ये चुनाव बहुत विशेष परिस्थितियों में होने जा रहा है। आप लोगों ने नेताजी को नेताजी बनते देखा है। उनके संघर्ष के समय में आपने उनके साथ खड़े होकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमें बहुत सारे ऐसे परिवार और बुजुर्ग जो समय समय पर हमें भी चंदा देते हैं। हमने कहा कि क्यों ये मदद कर रहे हो आप? बोला, हम आज से मदद नहीं कर रहे आपकी। जब कभी चुनाव होता था हम लोग नेताजी की भी ऐसी मदद करते थे। यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी को चंदा दे करके मदद की हो, संघर्ष में रह करके लाठी खानी पड़ी हो, पीछे नहीं हटे और खराब से खराब समय देखा, उस समय भी नेताजी का साथ नहीं छोड़ा। नेताजी के साथ दमकपा रही हो, जनता दल रहा हो, लोक दल रहा हो, जनता पार्टी रही हो और समाजवादी पार्टी बनी हो। ये यहाँ के लोगों ने नेताजी का इशारा देखा और नेताजी ने जहां इशारा कर दिया वहां पर यहाँ के लोगों ने एक एक वोट डाल करके प्रत्याशी को जिताया है। आज जब नेताजी नहीं है तो हम लोगों को बहुत सारी बातें उनकी याद हैं। हम तो घर परिवार के लोग हैं, सब बातें जानते हैं, कुछ और पारिवारिक बातें जानते हैं, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों ने बहुत पुरानी पुरानी बातें उनकी अपने साथ सजा के रखी हैं। यहाँ के लोग उन्हें नेताजी को याद करते हैं। मुझे याद है जब नेताजी अस्पताल में थे, एक सुबह 6 बजे से लगातार फोन मिला रहा था कार्यकर्ता। मैं देख रहा था उसकी घंटी लगातार बज रही है, क्योंकि अक्सर वो फोन करता था और कुछ बात नहीं पूछता था, बस हालचाल लेकर के फोन बंद कर देता। जब कई घंटियों के बाद मैंने फोन उठाया, मैंने कहा क्यों फोन कर रहे हो तुम? उसने कहा कि पूरे गांव के लोग बैठे हैं, वो जानना चाहते हैं कि नेताजी की तबीयत कैसी है, इसलिए मैं फोन मिला रहा हूं आपको। गांव के लोग चिंतित थे, जानना चाहते नेताजी की तबीयत कैसी है और नेताजी का हालचाल ले रहे थे। छोटे कार्यकर्ता, बड़े नेता, सब लोग नेताजी को चाहते थे कि स्वस्थ हों, लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपके बस में नहीं है। हम लोगों ने जितना अच्छा इलाज करा सकते थे, जितनी अच्छी दवाई हो सकती थी, वो सब कराया, लेकिन जब आईसीयू में चले गए और आईसीयू में चले गए तो हम लोग सेवा भी नहीं कर सकते थे। आखिरी में डॉक्टर ने कहा कि वो मिरेकल होगा, भगवान ही, हम लोग भगवान पे छोड़ते हैं। आज जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, तब मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूं कि नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के निशान पर डालने का काम करना। और जो नेताजी को जानते थे, वो नेताजी अलग तरह के नेता थे। मुझे याद है देश की ये सबसे बड़ी सड़क जो आपके बगल से गुजर रही है, जब मैं बनाने जा रहा था, नेताजी से मैंने निवेदन किया कि आपको सड़क के शिलान्यास में आना है। नेताजी शिलान्यास पे पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने सब कुछ जाना। उसके बाद मुझसे कहा कि ये सड़क अगर 36 महीने में बनेगी तो इस सड़क का मैं शिलान्यास नहीं करूंगा।
पता नहीं 2017 में किसकी सरकार होगी, कौन उद्घाटन करेगा। अरे सड़क के शिलान्यास करना चाहते हो तो इसको 24 महीने में बना करके दिखाओ। और नेताजी ने कहा कि पता कर लेना क्षेत्रों में जहां जहां मैंने पुल बनाए हैं, सड़क बनाई है। सभा में मैं जाता था, इंजीनियर से पूछता था कि आज शिलान्यास करवा रहे हो, ये बताओ कि उद्घाटन की तारीख क्या होगी। और जब उद्घाटन की तारीख तय हो जाती थी तब मैं पुल या सड़क का शिलान्यास करता था। मैंने कहा नेताजी ये छोटी मोटी सड़क नहीं है, ये बड़ी सड़क है, ये देश की सबसे अच्छी सड़क बनने जा रही है। नेता ने कहा नहीं, 24 महीने में बनाओगे तो हम सड़क का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद मैंने इंजीनियरों से जब बात की, जो कंपनियां काम करना चाह रही थी, कंपनी के लोगों से पूछा कि क्या आप 24 महीने में बना दोगे। उन्होंने कहा कि अगर आपका सहयोग और सरकार का सहयोग मिल जाएगा तो हम 24 महीने में बना करके तैयार कर देंगे। नेताजी को जब बताया कि कंपनियां तैयार हैं, नेताजी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, इनसे कहिए माइक पे आए और प्रेस के सामने कहें। मुझे याद है देश की सबसे बेहतरीन कंपनियां जो सड़क बनाने जा रही थी, एक एक कंपनी आई और उसने कहा कि नेताजी अगर आप चाहते हो 24 महीने में सड़क बनाने के लिए तो हम 24 महीने में बनाएंगे। और आपको याद होगा 21 नवंबर 2016 को जब सड़क का उद्घाटन हुई थी, वो 23 महीने में बनकर के तैयार हो गई थी। और नेताजी जिस हवाई जहाज को लेकर के आए थे, सुखोई विमान, वो इस सड़क पर उतार करके हम लोगों ने नेताजी से उद्घाटन कराया था। ये नेताजी का काम करने का तरीका था। ये भरतना में या आसपास के क्षेत्र में जितने भी पुल बने हैं, आप सब बैठे उन पुलों से गुजरते होगे, उन सड़कों से चलते होगे। आप बताओ समाजवादियों के नेताजी की बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है। और यहाँ पर नेता हमारे मंच पे बैठे हैं, कार्यकर्ता, अगर वो ये कह देते थे कि यहाँ पुल बनना है और यहाँ भी बनना है, कानून कहता था कि दूरी 2 पुलों में इतनी होनी चाहिए। अगर नेताजी और समाजवादियों के पास वो फाइल आई होगी तो उन कानूनों को, नियमों को तोड़ करके 1 नहीं 2-2, 3-3 पुल बनाने का काम समाजवादियों ने किया। ये सब समाजवादियों का काम है जितना दिखाई दे रहा है। इस सड़क पर जब एक बार नेताजी चले तो मुझे बताया किसी ने कि एनएलसी और उनकी गाड़ियां सब पीछे छूट गई। मैंने कहा नेताजी आप इतनी रफ्तार से क्यों चले। उन्होंने कहा कि मैं सड़क देखना चाहता था कि सड़क कितनी रफ्तार में इस गाड़ी चल सकती है। और यकीन करिए 150 किलोमीटर की प्रति घंटा से गाड़ी उन्होंने अपनी चलवाई। ये सड़क नेताजी की दी हुई है। ये जितनी सड़कें हैं ये सब समाजवादियों की दी हुई है। और कौन नहीं जानता, नेताजी पहलवान थे। और यहाँ पर कुश्ती लड़ने वाले और उनके साथ जो कुश्ती लड़े उनके लोग, उनको भी नेताजी पहचानते थे। कई पहलवान हैं और बुजुर्ग पहलवान थे। जब मैं वोट मांगने आता था तो पाली के आसपास कई पहलवान थे, कहते थे कि हम तो नेताजी के साथ कुश्ती लड़े हैं। जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो एक पत्रकार की टीम पहुंची नेताजी के पास और नेताजी से पूछा कि अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए, इतने दिनों से राजनीति कर रहे हो, आप तो पहलवानी और कुश्ती सब भूल गए होगे। नेताजी ने कहा कि पहलवान एक बार दाव सीख ले फिर जीवन भर याद रखता है, कभी अपना दाव नहीं भूलता। उस पत्रकार ने कहा कि नेताजी हमने सुना है वहां आसपास के लोगों से कि आपका सबसे प्रिय दाव चरखा दाव था। नेताजी आप मुख्यमंत्री बन गए हो तो क्या चरखा दाव याद है आपको। उन्होंने, नेताजी ने तभी देखा कि कमलेश पाठक उनके बगल में बैठे हैं, वो भी विधायक थे। उन्हें बुलाया और कमलेश पाठक जी को चरखा दाव लगा। वो वीडियो कभी कभी आता है, लोगों ने देखा होगा, ये नए जमाने के लोग जो मोबाइल लेकर के चलते हैं, वो पुराना वीडियो आपने देखा होगा जिसमें नेताजी ने कमलेश पाठक जी को चरखा दाव लगाया।
तो नेताजी राजनीति की किसी भी ऊंचाई पर पहुंच गए होंगे, वो अपने लोगों को हमेशा याद करते रहे, उनको भी पहचानते रहे, कभी अपने लोगों को नहीं भूले। अगर गांव बता दिया होगा कि हम उस गांव के हैं, तो नेताजी ने उनके परिवार के सदस्य हैं, आसपास के जो लोग होंगे उनके बारे में भी हालचाल ले लिया होगा। आज जो शहीद जब कभी गांव पहुंचता है, जो सम्मान उसको मिल रहा है वो किसी ने दिया था, तो वो नेताजी ने दिया था। यहाँ पुराने लोग जानते होंगे, जब शहीद कोई होता था तो केवल मेडल, वर्दी या टोपी उसके घर पहुंच जाती थी। परिवार के लोग अंतिम दर्शन नहीं कर पाते थे। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने, उन्होंने नियम को बदल दिया, कानून बना करके कहा कि अगर कोई शहीद कहीं भी होगा, सीमा पर कहीं भी होगा, उसको पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार तक ले जाने का काम होगा। ये अगर किसी ने फैसला लिया तो नेताजी ने लिया। नेताजी वो नेता रहे, जब वो सियाचिन के बॉर्डर पे गए तो जनरल और बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि आप धोती कुर्ता में मत जाइए, वहां पर -40 डिग्री 50 डिग्री है। अगर आप उस टेम्परेचर पे चले जाओगे तो हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए। आपको कपड़े बदल करके कुछ और पहन करके जाना होगा। नेताजी ने कहा कि मैं गांव से निकल करके आया हूं, ये मेरी धोती कुर्ता पहचान है। अगर मैं सियाचिन की सीमा पर जाऊंगा तो धोती कुर्ता में जाऊंगा, कोई दूसरे कपड़े नहीं पहन के जाऊंगा। और शायद देश की राजनीति में और पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन की सीमा पर जवानों से मिलने गए तो वो धोती कुर्ता पहन करके गए, दूसरे कपड़े नहीं पहने। इसी तरह याद होगा लोगों को, जब रूस गए और सुखोई विमान का करार हो गया, की तैयारी हो गई और खरीदना था, तो नेताजी रक्षा मंत्री थे, उन्हें वहां भी जाना था। फिर एक बार अधिकारी आए और कहा कि आप रूस जा रहे हैं, वहां भी बहुत सर्दी है, हवाएं तेज चलती हैं, बर्फ गिरती है, कभी पानी बरस जाता है, और आप इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो कम से कम अपने पहनावा बदलिए, दूसरे कपड़े पहन करके जाइए। तब नेताजी ने उनसे कहा कि आपको नहीं पता, जब मैं अपने जवानों से मिलने गया था तो अपने धोती कुर्ता में गया था, और अगर मैं रूस जाऊंगा तो वो भी धोती कुर्ता में जाऊंगा। और उस समय याद होगा वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके नेताजी को स्वागत करने और नेताजी के सम्मान में वहां पहुंचे थे, और उसके बाद भारत को सुखोई विमान मिले। ऐसे बड़े नेता से जुड़ी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों पे हमारा आपका बस नहीं चलता। नेताजी आपके बीच से निकल करके देश की राजनीति में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। 50-60 साल का उनका जीवन, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जो ही रास्ते पे हम लोग चल करके देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये समाजवादी आंदोलन देश की जगह जगह नेताओं ने शुरू किया, बहुत से लोग जुड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में और आसपास में अगर लोहिया जी और पुराने समाजवादी नेताओं को अगर जिंदा किसी ने किया तो आपके हमारे नेताजी ने, वरना लोहिया जी, जयप्रकाश जी और समाजवादी नेताओं का कौन नाम लेता। इस समाजवादी आंदोलन से ही हम आप अपने गरीबों की मदद कर सकते हैं, किसानों की मदद कर सकते हैं। इसलिए चुनाव में जो नेताजी ने हम लोगों को समाजवादी आंदोलन विरासत में दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अगर नेताजी 50 साल में यहां तक लेकर के आए हैं तो आपका सहयोग और आपकी मदद मिल जाएगी, तो अगले 50 साल तक हम लोग ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत अपने जितने समाजवादी लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन सबको खुशी हुई कि हम और चाचा दोनों मिल गए। लेकिन हमें बीजेपी की बीमारी क्या है हमें नहीं पता लग पा रही है। ये बीजेपी के नेताओं की बीमारी का इलाज क्या है हमें नहीं पता इस बात का। जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं देखो कैसे नेता हैं,
जो अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते हैं वो क्या पार्टी और समाज को जोड़ेंगे। और हम वो चाचा अगर मिल जाए तो बोले कि कितने परिवारवादी पार्टी है। मुझे बीजेपी की पता नहीं कौन सी बीमारी है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए, वो पता नहीं क्या कह रहे थे। वो कह रहे कि पेंडुलम की कोई ज्ञान दे के गए, पेंडुलम का कोई ज्ञान। उनका भाषण सुनो तो ऐसा सुना रहे समझा रहे जैसे वो फिजिक्स के स्टूडेंट है। हम लोग पेंडुलम वाली घड़ियां छोड़ चुके हैं, सबकी घड़ियां मोबाइल में आ गई हैं। और पेंडुलम का सबसे बढ़िया उदाहरण तो झूला है। कभी झूलते देखा? आपने देखा होगा झूला। पेंडुलम का एग्जाम्पल तो झूला ही हो सकता है। और वो जानते नहीं कि चाचा ने नेताजी से सीखा है। और कई बार जो झूले पे नौसिखिया को संग लेके चलते तो बताओ क्या हालत होती है उसकी। ऊपर जाने में तो डरता ही डरता है, और जब नीचे आता है झूला तो पता नहीं क्या होता होगा। तो इसलिए हम सरकार के लोगों से कहेंगे कि हमें पेंडुलम की भाषा न समझाओ। हमारे चाचा जानते हैं झूला कब किसको झुलाना है। और क्या डरा रहे हैं। और कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई फुटबॉल है। हमारे मुख्यमंत्री फुटबॉल तो कभी नहीं खेले, और मैं नहीं समझता हूँ फुटबॉल खेलना भी जानते होंगे। और हम तो कहते हैं कि कभी हमने तो अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेला है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो अपनी टीम बना के ले आए, हम समाजवादी लोग फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हैं। और फिर उनका खेल तो मैंने क्रिकेट में देखा है। ये जो नौजवान है इन्होंने तो देखा होगा उनका क्रिकेट खेलने का तरीका। अरे हम तो अगर मैदान में कोई बैट घुमाता हुआ है तो हम बता सकते हैं कि क्रिकेट खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। उनका बल्ला कैसे घूमा था बॉल को देख करके। 2 बार बॉल फेंकी गई, बल्ले ने बॉल को नहीं छुआ। तो सोचो ऐसे तो हमारे खिलाड़ी हैं मुख्यमंत्री जी। इसलिए सावधान रहना इनसे। अगर आप दिलो दिमाग में ये रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझ में आएगा। अगर आपने ये समझा कि ये ईमानदार लोग हैं तो आप इनकी बात और साजिश को नहीं समझ पाओगे। जिस समय आप अपने दिल और दिमाग में ये रखोगे कि ये झूठे हैं तो आपको इनकी बात समझ में आएगी। याद कीजिए जब भी चुनाव था कुछ दिन पहले, गरीबों को क्या दे रहे थे ये लोग? चना दे रहे थे, चना। आप बताओ गरीबों चना किस किस को मिल रहा है? हमारे गरीबों को लगा कि ये जो रिफाइंड तेल है पता नहीं कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। हमारे गरीब लोग समझे ही नहीं। जो तेल इन्होंने रिफाइंड दिया वो सब मिलावट का था। वो रिफाइंड था, मिलावट का। विदेश से पाम ऑयल लाए, कहीं से सोयाबीन का तेल मिलाया, और जो सबसे खराब सरसों का तेल होता है वो मिलाकर के गरीबों को खिलाने का काम किया। बताओ आज कहां है रिफाइंड तेल? और वो जो नमक दिया था आपको कसम दिलवाने के लिए, नमक मिल रहा है कि खत्म हो गया अब नमक? और शिकायतें मिली कि नमक में पता नहीं क्या मिलावट आ रही है। कभी नमक बनते देखा आपने? हमारे गरीब नहीं जानते होंगे नमक कैसे बनता है। मुझे तो लगता है कि गुजरात से ही नमक आया था। और कभी नमक बनते देखना। ये जो नमक बना है इन्होंने जल्दी जल्दी में नमक बनाया। इन्होंने समुद्र के किनारे गड्ढे खोद दिए, समुद्र की लहर आई, पानी उसमें चला गया, महीना 15-20 दिन में सूख गया, और जब सूख करके जो नमक बना वही इन्होंने भरा, पैक कर करके और हमारे गरीबों को खिला दिया। ये वो नमक था। अब सुनने में आया कि अब गेहूं भी बंद हो गया। अरे आप लोग समझ नहीं पा रहे, ये सर्दी में आपको चावल खिला रहे हैं, सोचो सर्दी में।
सर्दी में चावल खाओगे तो क्या होगा? ये अभी डीएपी लेने गए होगे, बोरी मिल गई क्या आपको? और अगर डीएपी की बोरी लेने गए होगे तो बताओ, उसमें 5 किलो तो पहले ही निकाल लिया, ब्लैक में कुछ देना पड़ा वो अलग, और संग में एक बोतल और मिल गई, बोला जाओ खेत में डालो जाके इसको। ये गरीबों को लाल लाल सिलेंडर मिले, सिलेंडर मिले लाल वाले। ये गरीब नहीं जानते, अमीरों के जब खाली हुए वहां पर तो पाइपलाइन से सप्लाई हो गई, और जब पाइपलाइन से सप्लाई हो गई, जो सिलेंडर खाली हो गए, उनको बीजेपी वालों ने पोत करके रंग करके गरीबों को बांट दिए। पहले बताओ सिलेंडर कितने में भरा जाता था और आज कितने में भरा जा रहा है? और ये माताओं बहनों ने तो अपना सिलेंडर खाली पे कुछ सामान रख लिया है, और कुछ लोग तो नौजवान उसी में बैठ करके अपना खाना ना खा ले रहे हैं। और बिजली का बिल जब आता है तो आपको बताओ बिजली का करंट लगता कि नहीं लगता? अगर बिल नहीं दे पाए तो पता लगा पूरे गांव की काट दिए, तार काट दिए। समाजवादियों की सरकार याद करो, ट्रांसफार्मर फूकता था, कैपेसिटी बढ़ाई, सब स्टेशन लगाए, और उसके बाद सरकार की गाड़ी आती थी, वही ट्रांसफार्मर बदल देती थी 24 घंटे में। अब बताओ ट्रांसफार्मर कहां बदले जा रहे हैं? और बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा, वो अलग। एम्बुलेंस आपकी थी, याद कीजिए, एम्बुलेंस थी गरीबों की मदद के लिए, फोन मिलाओ एम्बुलेंस आए, मदद करेगी। अब फोन मिलाओ, भरोसा है नहीं कि आएगी एम्बुलेंस की नहीं आएगी। और पुलिस का 100 नंबर बना दिया, 112 नंबर क्या बढ़ाया? अधिकारियों ने अपनी रेट बढ़ा ली, 100 से 112 होते ही अधिकारियों ने अपना रेट बढ़ा लिया। ये हालात हैं कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, नेताजी आगे की सोच के राजनीति करते थे, नेताजी भविष्य को सोच करके राजनीति करते थे। ये बीजेपी के लोग हमें और आपको लड़ाना चाहते हैं। ये सवाल नेताजी से सीखी हुई राजनीति का नहीं है, ये सवाल इस बात का भी नहीं कि किसके चेले थे, क्या कह रहे हैं भाषणों में। सवाल इतना है कि पिछड़े एक ना हो जाएं। बीजेपी की साजिश है, षड्यंत्र है कि पीछे एक ना हो जाएं। समाजवादी पार्टी को कौन कमजोर करेगा, उनका लक्ष्य ये है। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई बीजेपी का सफाया करेगा तो वो है समाजवादी पार्टी, और कोई दल नहीं जो सफाया करेगा। इसलिए हमें और आपको एक नहीं होना देना चाहते हैं। ये अगर सर्वेश शाह के हारे हैं तो किसने हराया ये आप जानते हो। हम समाजवादियों ने सम्मान दिया है, और नेताजी ने हमेशा जोड़ने का काम किया। याद कीजिए, राम सिंह साकी जी रहे हों, उन्हें किसने लोकसभा में भेजा? नेताजी ने भेजा। ये जो प्रत्याशी आए किसने भेजा? चाचा और नेताजी ने भेजा। मुझे याद है एक प्रधान थी, वो हमसे आई, कहा कि हमारा गांव में सम्मान हो जाएगा अगर आप हेलीकॉप्टर उतार दो। हमारे पुराने नेता जानते होंगे, तत्का और प्रदीप जी। तो मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर उतारते हैं, बड़ा झगड़ा हो जाएगा, मामला हमारे गांव का, अपने वोटर भी बहुत है वहां पे। तो मैंने इन दोनों नेताओं से कहा कि भाई अपने लोगों को मनाना, हमें हेलीकॉप्टर से आ जाने दो, कम से कम इसका सम्मान हो जाएगा। हमें क्या पता था कि सम्मान के चक्कर में दूसरे लोग ज्यादा सम्मान दे देंगे किसी को। तो सोचो, समाजवादी लोगों ने सम्मान दिया, आगे बढ़ाया। ये हमारे लोग समझ नहीं पा रहे। कई बार बीजेपी की साजिश बड़ी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले, अधिकारों को छीनने की साजिश है। आपको हमको नौकरी न मिल पाए, उसकी साजिश है। ये जो कह रहे आए थे करेल विधानसभा में, वो जसवंत नगर में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पर चाचा विधायक हैं। वो सोच रहे थे कार्यक्रम लगाएं कि न लगाएं। ये अधिकारी जानते होंगे, ये बीजेपी के लोग जानते होंगे। वो जानते हैं जसवंत नगर
वो जगह है जहां समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जा रही है। इसमें जसवंत नगर ब्लॉक है, वहां के लोग तो जिता ही रहे हैं, सखई ब्लॉक भी है, बसरेयर भी है। और ये ताखा के लोगों ने कोई पहली बार वोट डालने नहीं जा रहे साइकिल पर, इन्होंने नेताजी को वोट डाला है, इन्होंने हमें भी वोट दिया है, इन्होंने चाचा को भी वोट दिया है और इस बार डिम्पल यादव को भी ऐतिहासिक वोट तक देने जा रहे हैं। इन्हें साइकिल पता है, साइकिल कहां है, इसलिए बीजेपी के लोग हमारे चाचा को कहने की रिवर्स फ्रंट। अरे बीजेपी के लोगों, तुमने ये कहा था तुम पे पाप पड़ेगा, पाप। अब मुझे नहीं पता गांव के लोग क्या कहते होंगे, और भी बुरा कहते होंगे इसके बाद। इन्होंने कसम खा के कहा था कि गंगा मैया को हम साफ करेंगे। बताओ, हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी, ये वो संस्थाएं जो निगरानी करती हैं कि कितनी सफाई हुई है नदियों की। मां गंगा को जो साफ करने वाले थे, उन्होंने मां गंगा की सफाई नहीं की, बजट का सफाया किया, बजट का। आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिए, हाई कोर्ट पढ़ लीजिए, एनजीटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। और जब पहली बार गंगा एक्शन प्लान बना था कि गंगा सफाई के लिए क्या होना चाहिए, उसमें यही था कि नदियों में गंदे नाले नहीं गिरने चाहिए। अगर पहला देश के लिए उदाहरण किसी ने बनाया नदी साफ करने का, तो मैंने बनाया। चाचा तो बाद में आएंगे, हमें चाचा के सामने नदी पे बहस करनी है तो आओ, अगर करनी है नदी की बहस। और वो सपना हमने इसलिए देखा था। अरे झूठो भाजपाइयों, आपने कहा था कि पानी आचमन लायक बना देंगे गोमती का। अरे पी के दिखा दो तुम पानी, अगर ना तुम्हारा पेट खराब हो जाए तो बता देना मुझे। गंगा का, गोमती का अगर पानी पीने ये भाजपाई, तो इनका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कभी न गंगा साफ की न गोमती साफ की। अगर किसी ने देश में उदाहरण पेश किया, और आज नाराजगी क्या है? नाराजगी ये है कि समाजवादियों ने गुजरात के साबरमती से अच्छा गोमती रिवरफ्रंट बना दिया लखनऊ में। वो कैबिनेट का फैसला था, और अगर कैबिनेट के फैसले की जांच होगी तो आपके भी कैबिनेट के फैसलों की जांच होगी। और अगर जांच ही होनी है तो जांच कुदरत से शुरू होगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। और मैं मन से कहता हूं बीजेपी के लोगों से, अरे हमने भी ठेकेदार देखे हैं बड़े बड़े, बीजेपी के लोगों बताओ, ठेकेदार हमने भी देखे हैं। अरे ठेकेदारों को कभी अच्छा काम मिल जाता है तो कभी स्कॉर्पियो ले आते हैं, फॉर्च्यूनर ले आते हैं, लेकिन भाजपाइयों, तुम्हारे ठेकेदार तो हवाई जहाज लेकर के आए हैं, हवाई जहाज लेकर के आए। और जो सड़क बनने के बाद उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया हो, उस सड़क का ढह जाना अगले दिन, बताओ सीबीआई ईडी उनको क्यों जांच नहीं हो रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कैबिनेट के फैसले हम लोग कैबिनेट से पास किए हैं गोमती को, और अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होगी तो सबकी जांच होगी। इसलिए चाचा, आपको तो वैसे ही कह रहे हैं, आपने तो अच्छा फार्मूला दे दिया कि देखो भाई पुलिस आए तो भाग जाना बस। और चुनाव में भागना कोई कमजोरी नहीं है, याद रखना। चुनाव में भाग जाना, जगह से हट जाना कमजोरी नहीं है, वोट न डालना कमजोरी है। इसलिए अगर आपको, क्योंकि अभी तो उधार की भी फोर्स बुला रहे हैं, फोर्स वाले आपकी मदद करना चाहते हैं, अधिकारी नहीं मदद करना चाहते। ये जितने छोटे अधिकारी हैं, ये फोर्स वाले, ये जितने, इनसे पूछिए, ये भी गांव के रहने वाले लोग हैं, इनकी हालात क्या है। ये भी किसान के बेटे हैं, इनको भी परेशानी और तकलीफ पता है, लेकिन ऑर्डर पे फंसे हुए हैं। हंसते जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे, थोड़ा बहुत डंडा इधर तो हिलाएंगे, लेकिन कहेंगे वोट डाल दो आप। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव है, और चुनाव तो ऐसे ही लड़े जाते हैं। ये भर्तिया कोठी और ताका वालों को चुनाव बताना पड़ेगा कि चुनाव में वोट कैसे डाला जाता है। ये कठेरिया क्यों चिल्ला रहा है? मैं जानता हूं कि कठेरिया चिल्ला रहा है।
इधर के लोग जरा सूंघना, कान पकड़ा है। अच्छा आज से छोड़ दी। ये सब बातें हम और आप सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी से सावधान रहना, बीजेपी से सावधान रहना। और ये विधानसभा वो है जो सबसे अच्छे वोटों से जिताने जा रही है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी ने जो सपने देखे अपने किसान गरीब को आगे बढ़ाने का, हम लोग हो सकता है थोड़े नए जमाने के हों, इसीलिए एक्सप्रेस वे बनाते हो, इसीलिए बड़े अस्पताल बनाते हो, इसीलिए फोन करने पर एम्बुलेंस आपके लिए आ जाए ये इंतजाम करते हो, फोन मिलाने पर पुलिस आपके घर आ जाए, मदद करने पहुंच जाए, ये हम लोग करते हैं। हम लोग नई तरह की जो नौजवान जो समय के हिसाब से चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर के कैसे हमारा देश आगे बढ़े, कैसे हम गरीबों को आगे ले जा सकें, उसके लिए जो सपने नेताजी ने देखे और आज के समय पर जो हम कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे, जिससे आपका भी जीवन बदले, आपके भी जीवन में परिवर्तन आए। सोचिए कभी हम लोग लखनऊ पहुंचने में, दिल्ली जाने में सड़क से सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज हमारे लोगों को पता है, आसपास के जिलों को, कि अगर एक बार आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चढ़ जाओगे तो दिल्ली जाना चाहोगे, लखनऊ जाना चाहोगे, अपने आप चले जाओगे, कहीं कोई रुकावट नहीं है सड़क में। और जो आपने हमने ये सड़क बनाई है, इसी की नकल कर रहे हैं NHAI भी। देश की जो सड़कें बन रही है वो भी यही सड़क का उदाहरण है। जो सड़क हम लोगों ने बना के दे दी, यही देश की सड़कों के लिए उदाहरण बनी है। और ये केवल शहरों को नहीं जोड़ रही, ये हमारे गांव को जोड़ने वाली सड़क है। हमारे किसानों की जो पैदावार है उसके लिए मंडी बनाने का इंतजाम था, अपने नौजवानों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, उसके कारखाने लगाने का इंतजाम था। लेकिन भाजपाइयों ने जितना हम लोग काम करके हट गए, उसके आगे एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने, वैसे का वैसा काम छोड़ दिया। और ये जांच की बात करते हैं, इन्होंने रजिस्ट्रियां चेक की तहसीलों में जाकर के। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या परिचित होंगे जिनकी जमीनें इसमें गई हैं। मैं उन किसानों का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने कम समय में हमें जमीन दी, जिसकी वजह से हम ऐसी देश की सबसे अच्छी सड़क बना सके। आज हमारे बीच नहीं है वो अर्बन बैंक के अध्यक्ष जो थे, मुझे मिले एक बार आकर के, बोले कि हमने मंदिर बनाया, अपने खेत के लिए नई जमीन ली थी, कुछ हमारी सड़क चल गई। हमने कहा मुआवजा ठीक मिला? बोला मुआवजा इतना मिला कि हमने तो अपना मंदिर अंदर सब बना डाला वहां। और आप जानते होंगे कि मुआवजा जिसको मिला है पहले से ज्यादा अच्छा मिला। जब देश में किसानों की जमीन लेने के लिए कानून बन रहा था, तब हम लोगों ने, समाजवादियों ने, किसानों के जमीन का सर्किट रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा दिया था और करार कर करके 3 महीने में हमारे किसानों ने जमीन दी थी, जिसकी वजह से सड़क बनके तैयार हो गई। और इस सड़क की जांच हो गई पूरी, हर किलोमीटर को खोदा इन्होंने। और जब खोदने के बाद रिपोर्ट आई तो उन्होंने रिपोर्ट में ये था मानक से अच्छी सड़क बनी हुई है। उसके बाद सरकार के लोग मुंह लटका के चले गए। ये लखनऊ के पत्रकार हैं, ये जानते होंगे, एक कुदाल मंत्री थे, जहां जाते तो कुदाल लेके जाते थे। वो गए एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए और बोले कि बताओ इस बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड बनाने की क्या जरूरत थी? हेलीपैड क्यों बन गया बिल्डिंग में? हमने कहा कि तुमने बिल्डिंग लॉज नहीं पढ़े, कानून नहीं जानते। अगर बिल्डिंग 21 मंजिल की होगी तो फायर ब्रिगेड के लिए, फायर लगने के लिए, इमरजेंसी के लिए आपके ऊपर बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर उतरने की जगह होनी चाहिए। उस बिल्डिंग को केवल इसलिए रोके हुए हैं जेपी ना, इसलिए क्योंकि वो जेपी के नाम से बनी है। और इस सड़क की भी सब रजिस्ट्रियां चेक हो गई, सब कुछ चेक हुए, कुछ नहीं निकला। इसलिए ये केवल बीजेपी के लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। और यहाँ के लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ताका के लोग बहुत पुराने लोग हैं, ये सब परिचित लोग हैं, सब ब्लॉक प्रमुख वगैरह सब परिचित हैं। हम सब एक दूसरे को जानते हैं। कैसे भी वोट के दिन सबको मनाइए, प्रचार आज से ही खत्म करिए, लेकिन मिलते जुलते रहिए, अपना बूथ का इंतजाम करिए, अपनी रणनीति बनाइए और रणनीति बना करके पूरा वोट डालिए। कोई कहे 60% मत मानना, आपको 90% ऊपर वोट डालना है।
ये कोई नहीं रोक सकता। अगर 100% भी वोट डालोगे तो कोई नहीं रोक सकता कि आप 100% क्यों डाल रहे हो वोट। इसलिए वोट डलवाइए और जुम्पल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाइए। यही सच्ची स्ट्रैटेजी नेताजी को होगी कि नेताजी के बिना पहला चुनाव हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। हमें उम्मीद है जीत ऐतिहासिक होगी और पूरे देश में संदेश भी जाएगा कि मैनपुरी और काका के लोगों ने ऐतिहासिक वोट देकर के जिताया। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सपेरे समाज के लोगों को भी। इनका तो भाग्य ऐसा है ना, जमीन है इनके पास, घर तो थोड़े बहुत है नहीं है। हम लोग समाजवादी पेंशन से इनको जोड़े थे, वो भी समाप्त हो गया। इन पे जमीन नहीं, सांप इनके सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिए। अब केवल इन पे बीन बजाए, वही बजाते थे। हमारी सरकार बनेगी, हम अपने सपेरे समाज को भी सम्मान देने का काम करेंगे। आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताना और मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद।